समाधान ग्रुप एक नया वेंचर शुरू करने जा रहा है, एक नई परिभाषा लिखने जा रहा है। इस पूरी नर्चरिंग प्रोसेस है, जो हमारा इंक्यूबेशन प्रोसेस है, जो हम आज एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कर रहे हैं, उस पर एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। आज तक आप हमारे अलग अलग चैनल्स, जो एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी है, जो उद्यमी है, उसके थ्रू आप जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, गवर्नमेंट स्कीम्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स की आप नॉलेज पाते रहे हैं। आप लोगों ने जो है वो लगभग 10 लाख सब्सक्राइबर पहुंचा दिए हैं हमारे। आप लोगों ने आज भी 1 लाख से ज्यादा लोग आप लोग पर डे हमको देखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं पे जरूरत हमको समझ में आई कि अगर आज हम हिंदुस्तान की बात करें, इस देश की बात करें, तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन प्रोसीजर नहीं है। कोई भी ऐसा स्कूल कॉलेज नहीं है, वो सारे आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, अकाउंटिंग भी पढ़ाएंगे, लेकिन एक्चुअल जो बिजनेस में यूज है, जिन चीजों का यूज है, जो डे टू डे की जरूरतें हैं आपकी, उनके बारे में जब तक आप बिजनेस करने आते हैं तो वो शायद ऑब्सलीट हो चुकी होती है या आप भूल चुके होते हैं। तो एक ऐसा चैनल की जरूरत थी जो हमारे मेंबर्स को, आपको, जो भी लोग बिजनेस में हैं और या नया बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा कोई जरूर सिस्टम चाहिए था और टू वे कम्युनिकेशन वाला चाहिए था। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज की डेट में आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, किसी कंसल्टेंट के पास, किसी एक्सपर्ट के पास जाके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाए। बिजनेस रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जिज्ञासाएं हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, वो आप जान सकते हैं। तो ये बिजनेस पाठशाला के नाम पे हम अपना चैनल शुरू कर रहे हैं और ये चैनल में जो इंटरेक्शन होगा वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा। जूम के थ्रू डायरेक्ट लिंक भेजा जाएगा, जहां पे आप ज्वाइन करके किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, किसी बैंकिंग एक्सपर्ट से, किसी डिजिटल मीडिया के एक्सपर्ट से, किसी न किसी जो है वो एक्सपर्ट डोमेन, जो जिसका जो डोमेन है, उस डोमेन से अपनी नॉलेज को आप पा सकते हैं। ये हम डेली जो है वो मंडे टू फ्राइडे 5 डे रहेगा और जिसको हम फोर्टनाइटली पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। 3 बजे से 5 बजे तक हम बिजनेस पाठशाला लगाएंगे। हेलो एंड गुड आफ्टरनून ऑल। माई सेल्फ CA आयुष तलवार। आज बिजनेस पाठशाला में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, उसके बारे में आज हम लोग का एक सेशन होता है। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती है या डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स लेके आती हैं कुछ एंटरप्रेन्योर्स के लिए, चाहे वो जो भी बिजनेस करना चाहते हो, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो या सर्विस सेक्टर हो। आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अगर डील कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर हैं जो कोल्ड चेन फैसिलिटी देना चाहते हैं या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आना चाहते हैं या एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में आना चाहते हैं, तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स जो होती हैं गवर्नमेंट लेके आती है। इन स्कीम्स की मदद से कुछ सब्सिडी मिलती है, कुछ ग्रांट्स मिलती है, कुछ रिलीफ मिलता है एंटरप्रेन्योर्स को, जो बिजनेसमैन है, और उससे उनको ये बेनिफिट मिलता है कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो थोड़ी कम हो जाती है। उनको शुरू में अगर जो बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए कुछ लागत लगानी है तो उसमें उनको थोड़ी सी छूट मिल जाती है। आपको कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है, आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिल सकती है। उन सब का डिस्कशन हम लोग करेंगे आज। वुमेन्स अगर हैं, वो अगर कुछ नया बिजनेस में आना चाहती हैं या कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो वुमेन्स के लिए कुछ अलग सी स्कीम आती है कि नहीं आती है, ये सब आज की जो हमारे सेशन होता है स्कीम्स वाला, उसमें लोग डिस्कस करेंगे। इन्हीं में से हमारी एक स्कीम है PMEGP स्कीम, दैट इज आपकी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस स्कीम्स के क्या बेनिफिट हैं, कौन कौन इस बेनिफिट को अवेल कर सकता है। अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या आप PMEGP में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। अगर आते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या चेकलिस्ट है। अगर आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये स्कीम आपके लिए है या नहीं है। अगर आप सर्विस सेक्टर में है तो ये स्कीम का बेनिफिट आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। हर स्कीम के कुछ ना कुछ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि ये पैरामीटर्स अगर आप जस्टिफाई करते हैं या टिक करते हैं तो आप उस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही साथ उसी स्कीम में कुछ नेगेटिव लिस्ट होती है कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या इस बिजनेस में डील कर रहे हैं तो ये स्कीम का बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता। उसमें वुमेन्स के लिए क्या है, अगर आप SC ST हैं या रूरल एरिया से हैं या अर्बन एरिया से हैं तो उसमें आपको क्या रियायत मिलेगी। आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, आपका जो बिजनेस है, उसका कितना होना चाहिए। कॉस्टिंग 20 लाख होनी चाहिए, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, उसकी लिमिट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एंड फॉर दिस वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस, अकरम मोहम्मद जी। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिजनेस पाठशाला के प्लेटफॉर्म में।
Welcome, Akram ji, on Business Pathshala platform. ओके, सो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे पीएमईजीपी के बारे में, उसके लिए हमारे साथ मोहम्मद जी जुड़े हैं, जो इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि हम कौन कौन लोग हैं जो इसका बेनिफिट ले सकते हैं, कौन नहीं ले पाएंगे, इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसके क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे. सो अकरम जी, I जी just नमस्कार. Namaskar जी, sir. नमस्कार. I just okay. I just hand over this session on PMEGP to अकरम जी कि अब इस सेशन को वो आगे बढ़ाएं और इसमें डिटेल चर्चा करते हैं स्कीम के बारे में. जी थैंक यू, धन्यवाद आयुष जी. सर सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत स्वागत. आज हम डिस्कस करेंगे. एप्रोलोजाइज सर, उससे पहले आपका एक वीडियो चल रहा है सर, उसके बाद आपका सेशन शुरू करते हैं. जी सर, जी सर. हैम एंड कंपनी में सीनियर पार्टनर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे सीए अकरम मोहम्मद जी सब्सिडीज, ग्रांट्स, फंडिंग, एमएसएमई हैंड होल्डिंग और बैंकिंग के क्षेत्र में विशाल अनुभव रखते हैं. पिछले 21 वर्षों से ग्रांट एंड एड स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, सब्सिडी स्कीम्स ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, वेंचर कैपिटल स्कीम्स ऑफ एसएफएसी समेत विभिन्न गवर्नमेंट स्कीम्स में भी अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे हैं. सीए अकरम मोहम्मद जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी. आप सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत स्वागत. आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस स्कीम जिसे कि हम पीएमईजीपी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. ये स्कीम भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम रही है, जो पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से चली आ रही है. पहले इसे पीएमआरवाई के नाम से भी जाना जाता था. 2008 में इसे पीएमईजीपी का नाम दिया गया और 2016 से इसका सारा मैकेनिज्म जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया है. अब हम देखते हैं इसमें किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सब्सिडी किस किस के लिए अवेलेबल है. आयुष जी पीपीटी चलाएंगे आप. जैसा कि मैं कह रहा था कि पीएमईजीपी स्कीम 2008 में लॉन्च की गई थी. उससे पहले हमारे पास 2 स्कीम्स हुआ करती थी, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कहा करते थे. उन दोनों को मर्ज करके पीएमईजीपी का नाम दिया गया. ये एक सेंटर की स्कीम है, मतलब इसका मतलब है कि संपूर्ण भारत में एक ही तरह का इसमें सब्सिडी का पैटर्न जो है वो रहता है. एंड इट इज गवर्न्ड बाय द एमएसएमई मिनिस्ट्री. जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस स्कीम के लिए, उसे केवीआईसी को इसका दायित्व दिया गया है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन. अब हम देखते हैं कि किस कैटेगरी में किसको कितनी सब्सिडी इसमें मिल सकती है. नेक्स्ट स्लाइड चलाएंगे जी. इस स्कीम में सब्सिडी के लिए हमें कैटेगरी को 2 हिस्सों में बांटा गया है. एक जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए और एक स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए. और इसके अलावा इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसे हम रूरल एरिया और अर्बन एरिया कहते हैं. रूरल एरिया में सब्सिडी थोड़ी ज्यादा रहती है और अर्बन एरिया में सब्सिडी थोड़ी कम रहती है, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, जिसका मेन फोकस रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है. तो इसलिए रूरल एरिया को थोड़ा ज्यादा इसमें महत्व दिया गया है. अब रूरल एरिया और अर्बन एरिया में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? हम रूरल एरिया किसे कहते हैं? इस स्कीम के तहत रूरल एरिया हम उसे कहते हैं जहां की पॉपुलेशन जो है वो 20,000 से कम है. यानी कि आप जिस गांव में, जिस शहर में ये उद्योग स्थापित कर रहे हैं, अगर उस गांव या शहर की आबादी 20,000 से कम है तो हम इसे रूरल एरिया कहेंगे. रूरल एरिया का मतलब यहाँ ये नहीं है कि गांव ही होगा. अगर कोई छोटा शहर है, छोटा टाउन है,
इंडिया में बहुत से ऐसे छोटे छोटे टाउन हैं जिनकी आबादी 20,000 से कम है, तो इवन वो टाउन या शहर होते हुए भी इस स्कीम के अंतर्गत हम उसको रूरल एरिया की डेफिनेशन में ही लेंगे। और अर्बन एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा है। अब जनरल कैटेगरी में इसमें सब्सिडी 25% रहती है रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में वो 15% रहती है। स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं? कोई शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, माइनॉरिटी है, एक्स सर्विसमैन है, फिजिकल हैंडीकैप है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो हमारा पूरा पैच है, जहां हमारे 6-7 स्टेट कवर होते हैं, असम है, अरुणाचल है, सिक्किम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, वो सारा रीजन हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कहलाता है। हिल एरिया है, बॉर्डर एरिया है, या वुमेन एंटरप्रेन्योर है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर को भी यहाँ पे अगर रूरल एरिया में यूनिट लगाना चाहते हैं तो 35% सब्सिडी है, और अगर वो अर्बन में लगाना चाहते हैं तो 25%। वुमेन जो है अगर जनरल कैटेगरी की भी होंगी तो वुमेन के लिए यहाँ कोई स्पेशल अलग से नहीं है कि कोई SC की होंगी, SST की होंगी, OBC की होंगी। इवन वुमेन फ्रॉम द जनरल कैटेगरी इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर द हायर रेट ऑफ सब्सिडी। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि प्रमोटर शेयर और लोन का इसमें क्या कंपोजिशन रहेगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब्सिडी की स्कीम है और इसमें बैंक का लोन जो है वो रखना भी जरूरी है। अब हम ये देखते हैं कि बैंक और बेनिफिशियरी का शेयर इसमें कितना रहेगा। बेनिफिशियरी कौन होता है? जो एप्लीकेंट होता है। अब इसमें ये भी ध्यान रखिए कि इसमें जो एप्लीकेंट है वो इंडिविजुअल फोकस ये स्कीम है। अगर आप इंडिविजुअल्स हैं तब आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म है या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप फर्म इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकती। हालांकि कुछ अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोई सोसाइटी है, तो उनके लिए स्पेशल प्रावधान है, वो स्कीम के तहत लोन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट बैक वाली स्लाइड पे जाएंगे, अभी पूरा नहीं हुआ था। आयुष जी पीछे वाली स्लाइड ले लीजिए 1 मिनट। इससे बैक वाली जी। अब बैंक लोन इसमें कितना रहेगा और प्रमोटर का शेयर इसमें कितना रहेगा? प्रमोटर का शेयर बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन, जिसे हम कहते हैं मार्जिन मनी भी कहते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो बैंक आपको 90% लोन देगा और 10% आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हैं, जैसे मैंने कहा कि स्पेशल में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, तो उनके केस में 95% तक लोन जो है वो आपको बैंक से मिलेगा। अपना शेयर सिर्फ आपने 5% ही लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो आपने सिर्फ 50,000 रुपये अपना लगाना है और 9,50,000 जो है वो हमें बैंक से लोन मिल जाएगा। तो ये इसमें हमारा बैंक का लोन और प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का शेयर है। जनरल में 90 and 10% और स्पेशल में 95 and 5%। अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि क्वालिफिकेशन इसमें कितनी चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड चलाएंगे आयुष जी। दिस इज द मेन कंडीशन। क्वालिफिकेशन की जो कंडीशन है PME-GP के केस में, अगर आप 8वीं पास हैं तभी आप मैन्युफैक्चरिंग का कोई 10 लाख से ऊपर का यूनिट लगा सकते हैं। और अगर सर्विस सेक्टर में यूनिट लगाना आप चाहते हैं तो 5 लाख से अगर ऊपर का यूनिट आप लगाना चाहेंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम 8th पास होनी चाहिए। पहले इससे मैट्रिक पास कंपलसरी था, अब कुछ समय से इसे बदलकर 8वीं क्लास तक कर दिया गया है। अगर आपके पास 8वीं का सर्टिफिकेट है, अगर आप 8वीं पास आउट हैं और आप एक मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगाना चाहते हैं और उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10 लाख से ज्यादा है, तो 10 लाख से ज्यादा का प्रोजेक्ट आप तभी लगा पाएंगे अगर आपका वो सर्टिफिकेट साथ में लगेगा। अगर आपके पास 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं है तो 10 लाख से ऊपर का यूनिट आप नहीं लगा पाएंगे। इस स्कीम के तहत जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो मैक्सिमम कॉस्ट 25 लाख रहती है। तो अगर कोई 7वीं पास है और 8वीं नहीं हो सकी और 25 लाख का कोई यूनिट लगाना चाहता है तो वो नहीं लगा पाएगा। उसको अपनी प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 10 लाख तक ही सीमित करनी पड़ेगी। इसी तरह सर्विस सेक्टर में भी मैक्सिमम
जो सीमा है किसी प्रोजेक्ट की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख है और सर्विस सेक्टर में 10 लाख है। मतलब सर्विस सेक्टर में आप 10 लाख से ज्यादा की यूनिट नहीं लगा सकते। तो अगर आप सर्विस सेक्टर में 5 लाख से ऊपर का यूनिट लगाएंगे तब भी आपका 8वीं का सर्टिफिकेट उसमें लगेगा, यू शुड बी मिडिल पास। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको अपनी प्रोजेक्ट लागत को कम करना पड़ेगा, फिर आपको उसको 5 लाख से नीचे लाना पड़ेगा। तो ये इसमें ध्यान देने वाली बात है इस स्लाइड में। अब नेक्स्ट हम इसमें स्लाइड में देखेंगे और क्या क्या इसमें प्रोविजंस हैं। एक कंडीशन इसमें और भी है कि प्रमोटर शुड बी 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल उसकी होनी चाहिए। और ये प्रपोजल जो है, ये प्रोजेक्ट जो है वो एग्जिस्टिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप कोई नया यूनिट लगाना चाहते हैं तभी आप PMEGP में इसको डाल सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर इम्प्लीमेंट जनरेशन प्रोग्राम में। इसे हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स कहते हैं। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब नया यूनिट। कई बार किसी का ऑलरेडी चल रहा है, वो कह रहा है जी मैं इसमें एक्सपेंशन कर लेता हूँ, तो वो एक्सपेंशन इसमें अलाउड नहीं है, आपको नए सिरे से ही यूनिट लगाना पड़ेगा। यूनिट लगाने के लिए इस स्कीम में 2 तरह के क्लासिफिकेशंस हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और दूसरा हमारा सर्विस सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जहां हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल लेके आते हैं, मशीनरी का यूज करते हैं, भवन का निर्माण करते हैं, जिसमें बिल्डिंग इन्वॉल्व है, मशीनरी इन्वॉल्व है, वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आपका आएगा। और मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट शुड बी 25 लाख, तो 25 लाख तक की हमारा वो यूनिट लगेगा। और दूसरी कैटेगरी इसमें सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज इंक्लूड की गई हैं, तो लेकिन सर्विस सेक्टर में आप 10 लाख से ज्यादा का यूनिट नहीं लगा सकते। अंदर स्कीम की गाइडलाइंस में अगर आपकी प्रोजेक्ट की लागत 10 लाख तक है तभी हम सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज को उसमें कवर करते हैं। तो ये दो चीजें हमें बहुत ध्यान रखने वाली हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारी लिमिट 25 लाख है और सर्विस सेक्टर में हमारी यूनिट 10 लाख है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि और क्या क्या प्रावधान PMEG स्कीम में हमारे लिए हैं। अब मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल कोई 25 लाख कोई स्टील फर्नीचर का यूनिट लगाना चाहता है, वो कहता है मेरी कॉस्ट जो है 25 लाख है। तो इसमें 25 लाख में हम क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। लैंड चाहिए आपको प्रोजेक्ट लगाने के लिए, लेकिन लैंड की कॉस्ट PMEGP स्कीम के अंदर लैंड की कॉस्ट को प्रोजेक्ट की कॉस्ट नहीं माना जाता है। तो ये बात ध्यान रखें कि लैंड की अगर आपने लैंड परचेज भी की है प्रोजेक्ट लगाने के लिए, तब भी उसकी जो कीमत है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं हो सकती। इस एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं कि मान लो मैंने एक शेड बनाना है, ये बिल्डिंग बनानी है, उस पे मेरा खर्चा फॉर एग्जांपल 5 लाख आ रहा है, और मैंने मशीनरी और इक्विपमेंट्स खरीद के लाने हैं, उसमें मेरा खर्चा 10 लाख आ रहा है। और वर्किंग कैपिटल आप सभी समझते हैं, वर्किंग कैपिटल अब मुझे अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा हूँ तो मुझे रॉ मटेरियल भी खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी मेरे को अलग से पैसा चाहिए। मैंने लैंड तो ले ली, बिल्डिंग खड़ी कर दी, मशीनरी भी लगा दी, अब माल लेने के लिए पैसा भी चाहिए, तो वो भी हम सरकार से मांग रहे हैं। तो उस वर्किंग कैपिटल को हमने इसमें 10 लाख लिया, तो फॉर एग्जांपल 5 लाख की मेरी बिल्डिंग, 10 लाख की मशीनरी, 10 लाख का वर्किंग कैपिटल, तो टोटल कॉस्ट हमारा हो गया 25 लाख। इस स्कीम में और अदर स्कीम्स में डिफरेंस एक आता है जो इस स्कीम को एक अच्छी पोजीशन में लाके खड़ा करता है कि इसमें वर्किंग कैपिटल भी प्रोजेक्ट कॉस्ट का हिस्सा होती है। जितनी भी बाकी की सब्सिडी की स्कीम्स हैं, किसी भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट में कभी भी वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होती। कोई भी स्कीम वर्किंग कैपिटल पे हमें सब्सिडी नहीं देती, किसी भी स्कीम के तहत हमें वर्किंग कैपिटल पे सब्सिडी नहीं मिलती। यही इस स्कीम की एक बहुत खासियत है या कह लीजिए खूबसूरती है कि वर्किंग कैपिटल में भी, अब देख लीजिए यहाँ पे बिल्डिंग में 5 लाख है और मशीनरी 10 है और वर्किंग कैपिटल भी 10 है, तो हमें वर्किंग कैपिटल में भी इस पे सब्सिडी मिलेगी। अभी 25 लाख का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए इसमें कोई वुमेन लगाना चाहते हैं रूरल एरिया में, तो उन्हें 35% सब्सिडी इसके अंदर मिलेगी। 35% सब्सिडी उनको बिल्डिंग पे भी, 5 लाख पे 35%, मशीनरी पे भी 35%, इवन जो वर्किंग कैपिटल है 10 लाख, इस पे भी अगर 35%, 3.5 लाख इस पे भी सब्सिडी मिल जाएगी। तो 25 लाख के प्रोजेक्ट में उन्हें 35%, 8.25 लाख तक सब्सिडी मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो बाकी की स्कीमों से इसको अलग करती है।
कि वर्किंग कैपिटल के पार्ट में भी इसमें सब्सिडी मिलती है। ये तो था हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का यूनिट का एक एग्जांपल हमने लिया। ये फिगर सिंपल एग्जांपल के लिए है, आपकी बिल्डिंग 10 की भी हो सकती है, मशीनरी 8 की हो सकती है, वर्किंग कैपिटल ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट भी हो सकता है। ये जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझने के लिए हमने ये लिखा है कि 25 लाख के प्रोजेक्ट में क्या क्या कवर हो सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि सर्विस सेक्टर के यूनिट में क्या कवर होगा। सर्विस सेक्टर का यूनिट जैसे मैंने आपको कहा कि वो मैक्सिमम 10 लाख तक हो सकता है। अगली स्लाइड चलाएंगे आयुष जी। सैंपल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 10 लाख यूनिट। तो सर्विस सेक्टर में क्या क्या कवर है, कोई टेंट हाउस का काम कर रहा है, कोई ढाबा बना रहा है, तो हो सकता है कि आप कोई ब्यूटी पार्लर चलाना चाह रहे हैं या कोई जिम चलाना चाह रहे हैं। बिल्डिंग आपकी अपनी नहीं है, आपने रेंट पे ले ली। अब इक्विपमेंट्स आपके आगे 5 लाख के और आपको वर्किंग कैपिटल भी चाहिए 5 लाख। तो सर्विस सेक्टर में जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है दैट शुड बी 10 लाख, उससे ज्यादा वो हो नहीं सकती। तो उसका ये एग्जांपल है कि इक्विपमेंट 5 लाख के है और वर्किंग कैपिटल आपकी 5 लाख है। टोटल प्रोजेक्ट हो गया आपका 10 लाख। अगर वुमेन कोई ये प्रोजेक्ट लगा रही है रूरल एरिया में, SC ST लगा रहा है या कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का व्यक्ति लगा रहा है, तो उसको 35% सब्सिडी इसमें मिलेगी। 10 लाख की 35 आपकी 3.5 लाख सब्सिडी हो गई। तो इसमें भी देखिए ये बात है कि इक्विपमेंट पे भी आपको 35% मिल रही है और वर्किंग कैपिटल के 5 लाख पे भी आपको 35% सब्सिडी मिल रही है। तो दैट इज द गुड पॉइंट इन दिस स्कीम, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो चाहे सर्विस सेक्टर हो। तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट हम इस स्कीम के प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी हमें फैसिलिटी अदर स्कीम्स में उपलब्ध नहीं है। अगली स्लाइड में हम कुछ और इसके प्रावधान देखेंगे। आयुषी नेक्स्ट स्लाइड चलाएंगे। अब हम एग्जांपल देखते हैं। मैंने अभी डिस्कस किया कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज तो हजारों तरह की होती हैं। कुछ एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या कवर हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कोई स्टील का या वुडन फर्नीचर का कोई यूनिट लगाना चाहता है तो वो भी इसमें कवर होगा। कंक्रीट ब्लॉक एंड टाइल मेकिंग का आजकल काफी अच्छा इस उद्योग में ये अच्छा यूनिट निकल के आया है। आपने आजकल देखा होगा कि बाहर आउटडोर पे चाहे पार्किंग का एरिया हो या कहीं भी, इवन छोटी सड़कों में भी टाइल्स यूज होती हैं बाहर, तो आउटडोर टाइल्स हैं या इंडोर टाइल्स हैं, कंक्रीट ब्लॉक मेकिंग और टाइल मेकिंग का यूनिट आप लगा सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग के छोटे यूनिट जो कि 25 लाख तक के हैं, किसी भी तरह के हों, चाहे वो जूस जैम अचार के हों, चाहे वो मिल्क प्रोसेसिंग के हों, चाहे वो चिप्स बनाने का है, कुरकुरे बनाने का है, नमकीन बनाने का है, बेकरी का है, स्वीट्स का है, जितने भी फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स हैं, इवन एनिमल फीड का है, वो सब इसमें कवर होते हैं। दोस्त फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में कवर हो जाएंगे। इसके अलावा कोई डिटर्जेंट का है, सोप है, इस तरह के यूनिट। कुछ छोटे उद्योग होते हैं, कैंडल मेकिंग का है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का भी मशीनरी और बिल्डिंग आप जिसमें यूज हो। गारमेंट शॉप इसमें इंक्लूड नहीं है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड है। पेपर कप प्लेट्स, तो इस तरह के हर तरह का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में आता है, जो हम 25 लाख तक उसकी कॉस्ट को ले जा सकते हैं, इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि सर्विस सेक्टर में हमारे कौन कौन से इसमें इंक्लूड हैं। आयुष जी नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सर्विस सेक्टर में क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो हम इसमें कवर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रोड साइड ढाबा है, कोई व्यक्ति ढाबा खोलना चाहता है, इसको छोटा सा रेस्टोरेंट हम कह लें। ध्यान रखिए सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो 10 लाख से ज्यादा नहीं होगी। तो इसमें क्या क्या कवर हो जाएगा। आपका रोड साइड का ढाबा है, कोई जिम खोलना चाहता है, हेयर सैलून है, ब्यूटी पार्लर है। कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं, उनको शटरिंग की जरूरत रहती है, वो शटरिंग रेंट पे देते हैं। ये एक बहुत ही फेमस स्कीम में प्रोजेक्ट है। शटरिंग के यूनिट काफी आते हैं इस स्कीम के अंडर, लेकिन शटरिंग भी दो तरह की रहती है, आपको लकड़ी की शटरिंग और लोहे की शटरिंग। तो याद रखिए लकड़ी की शटरिंग इसमें इंक्लूड नहीं है, और स्टील शटरिंग, आयरन शटरिंग जो है उसके चैनल जो हैं वो यूनिट इसमें इंक्लूड हो सकता है कि 10 लाख तक की कोई शटरिंग देना चाहता है और वो आगे किराए पर देगा, तो ऐसा यूनिट जो है इसमें लग सकता है। कोई कंप्यूटर रिपेयर सेंटर है, अब मोबाइल रिपेयर शॉप का आजकल एक बहुत ही अच्छा एक रोजगार का साधन है।
कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके 3-4-5 महीने की ट्रेनिंग मोबाइल रिपेयर में लें, तो किसी भी इवन रूरल एरिया में भी आजकल मोबाइल की शॉप्स हैं, और आप देखते ही हैं कि मोबाइल में हमें हर आए दिन रिपेयर की जरूरत पड़ती रहती है। तो ये एक्टिविटी भी इंक्लूड है। कोई ऑटो वर्कशॉप है, कोई सर्विस सेंटर है, वो भी इसमें इंक्लूड है। इवन टेंट सर्विसेज हैं या इवेंट मैनेजमेंट है, ऑल अदर तरह की जितनी भी सर्विस की एक्टिविटीज हैं वो सारी इसमें शामिल है। और मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट दैट इज 10 लाख इन सर्विस सेक्टर। कुछ और प्रोविजंस हैं जो हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि पीएमईजीपी में और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड आयुष जी, इसकी नेक्स्ट स्लाइड लाएंगे। अब इसमें एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो हमें वहाँ 3 तरह के ऑप्शन आते हैं। एक होता है केवीआईसी, एक होता है केवीआईबी, एक होता है डीआईसी। हमसे ऑनलाइन पूछा जाता है कि आप किस एजेंसी से अपना केस करवाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसकी जो पेरेंट बॉडी है वो केवीआईसी है। केवीआईसी इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर केवीआईसी का जो विंग है यही इस स्कीम को चलाता है और यही सारी सब्सिडी रिलीज करता है। तो केवीआईसी का जो हेड ऑफिस है वो हमारा महाराष्ट्र में मुंबई में है, जो पूरे इंडिया में इसको देखता है। और हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट में केवीआईसी का एक अपना ऑफिस है, जो पूरा स्टेट में सिर्फ एक ही ऑफिस इनका होता है। तो इसको कहते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, केवीआईसी। और व्हाट इज केवीआईबी? इसके अलावा हर स्टेट ने अपने यहाँ एक अलग से बोर्ड बना रखा है जिसे हम खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड कहते हैं, केवीआईबी। और इसका ऑफिस जो है हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में केवीआईबी का ऑफिस रहता है, और हेड ऑफिस इसका रहता है आपका जो स्टेट की कैपिटल होती है। तीसरी एजेंसी जिसको कुछ समय पहले ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप भी स्कीम में आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, पहले केवीआईसी और केवीआईबी ही करता था, अब डीआईसी को भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर जिसे हम कहते हैं, जिला उद्योग केंद्र। अब जिला उद्योग केंद्र के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी यूनिट लगेंगे, हालांकि जिला उद्योग केंद्र या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर की कुछ अपनी स्कीम्स भी होती हैं, अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी होती हैं, तो एक एडिशनल एक्टिविटी उनके लिए रहती है कि जो केवीआईसी के केसेस हैं तो वो केसेस ये भी सैंक्शन कर सकते हैं। अब केवीआईसी का ऑफिस जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, और हेड ऑफिस तो इसका हमेशा हेडक्वार्टर जो है वो हर एक स्टेट की कैपिटल में रहेगा। तो इन 3 चीजों के बारे में जानना क्यों जरूरी है कि हमारे पास ऑप्शन रहती है कि हम जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा कि आपने केस कहाँ से करवाना है। तो आप केवीआईसी पे क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्ट केस केवीआईसी को चला जाएगा, स्टेट के हेड ऑफिस। केवीआईबी में करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाले के पास जाएगा, और डीआईसी वाले को करेंगे तो डीआईसी वाले के पास। लेकिन बेनिफिशियरी को इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तीनों ही एजेंसियों से हम केस सैंक्शन अपना करवा सकते हैं। इन तीनों एजेंसियों को जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि और क्या प्रोविजंस जो हैं पीएमईजीपी के हमें पता होने चाहिए। अब हम देखेंगे इसमें अप्लाई कैसे करें। जैसे मैंने कहा कि 2016 से द होल प्रोसीजर इज ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए केवीआईसी की वेबसाइट है kviconline.gov.in। तो जैसे ही हम kviconline.gov.in पे जाएंगे, वहाँ 3-4 ऑप्शन हमारे सामने खुल जाती हैं। तो वहाँ पीएमईजीपी की एक ऑप्शन रहती है, तो वी हैव टू गो टू पीएमईजीपी। अब पीएमईजीपी में एक जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने स्क्रीन पे आ जाता है। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें भरनी है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज द आधार नंबर, बिकॉज नाउ दिस स्कीम इज लिंक्ड विद आधार नंबर। आधार नंबर इसलिए है कि मान लो आपने एक बार केवीआईसी में अप्लाई कर दिया और उसमें से 1 साल बाद आपने क्या किया, अब केवीआईबी में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपका आधार नंबर सिस्टम उठा लेगा और एक आधार पे आप एक ही एजेंसी से एक ही बार ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। जैसे और दूसरा फॉर्म में एजेंसी सिलेक्शन, जैसे मैंने कहा कि आपने डीआईसी से करवाना है, केवीआईसी से करवाना है या केवीआईसी से करवाना है, वो भी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। फोन नंबर का कॉलम भी वहाँ हमारा रहता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो फोन नंबर हम यहाँ डालेंगे
वो हमारा एक रजिस्टर्ड फोन नंबर रहेगा। जितने भी ओटीपी होंगे इन फ्यूचर और जितने भी हमारे मैसेजेस होंगे वो इसी फोन नंबर पे आएंगे। तो हमेशा याद रखिए कि ऐसा फोन नंबर इसमें डालें, एप्लीकेंट ऐसा फोन नंबर डाले जो उसका अपना नंबर हो और वो आधार से उसका लिंक भी हो। इसके अलावा उसमें यूनिट का एड्रेस डलेगा और रेजिडेंशियल का एड्रेस डलेगा। अब वहां पे क्योंकि ये प्रपोजल जो है वो जाएगा बैंक, कोई भी एजेंसी इसको सेंक्शन करेगी तो उसके बाद उसको बैंक में भेजेगी, तो इसलिए हमें ये बताना पड़ेगा फॉर्म के अंदर ही कि बैंक का नाम क्या है और बैंक का आईएफएससी कोड क्या है। और इसके अलावा हमें एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोजेक्ट की कॉस्ट को भी फिलअप करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो जानकारियां हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अपने पास रखनी है। चाहें एप्लीकेंट चाहें तो वो खुद भी ये फॉर्म भर सकते हैं या किसी से भरवा भी सकते हैं। अब जैसे ही हम ये फॉर्म कंप्लीट करेंगे उसके बाद स्क्रीन हमसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगी इसमें अपलोड करने के लिए। तो सबसे पहले तो उसमें हमें प्रोजेक्ट प्रोफाइल या प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी अपलोड करनी पड़ेगी। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको किसी प्रोफेशनल से वो बनवानी ही पड़ेगी कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होगी और प्रोजेक्ट का मीन्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा, किस चीज का वो प्रोजेक्ट होगा, कितने लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। ये हमें अपलोड करना पड़ेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट को। एक आधार कार्ड की कॉपी भी आप स्कैन करके उसमें आपकी आधार कार्ड की कॉपी भी उसमें अपलोड होगी। और द मेजर थिंग इज क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ये क्यों मांग रहा है, क्योंकि वो डिटरमिन करेंगे कि अगर आप 8वीं पास हैं, अगर 8वीं से ज्यादा का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट रहेगा तभी आप 10 लाख से ज्यादा के प्रपोजल के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट वहां लगेगा। स्पेशल कैटेगरी मीन्स अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, अगर एससी हैं शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा, एसटी हैं शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर आप माइनॉरिटी हैं तो माइनॉरिटी का लगेगा। और एक सर्टिफिकेट आपका लगेगा पॉपुलेशन सर्टिफिकेट। अब पॉपुलेशन सर्टिफिकेट किसकी पॉपुलेशन का सर्टिफिकेट, जिस एरिया में, जिस गांव में, जिस शहर में आपका ये प्रोजेक्ट लगेगा। अब अगर गांव का है तो गांव के प्रधान से, शहर का है तो शहर के किसी पार्षद से आपको उसके लेटर पैड पे या प्लेन पेपर पे लिखवा के नीचे स्टैंप लगवा के ये चीज लिखवानी होती है कि इस एरिया की जनसंख्या इतनी है। जनसंख्या क्यों, क्योंकि 20,000 से कम होगा तो वो रूरल माना जाएगा और 20,000 से ज्यादा होगा तो वो अर्बन माना जाएगा। इसके अलावा एक फोटो भी आपको उसमें अपलोड करनी है। तो ये बेसिक 4-5 डॉक्यूमेंट हैं जो अपने एप्लीकेशन के साथ ही इसमें अपलोड करने होते हैं। जब तक अपलोड नहीं होंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो अधूरी होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि पीएमईजीपी में हमें और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट चीज है इस स्कीम के अंदर जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं ईडीपी ट्रेनिंग। मान लीजिए हमने प्रपोजल सबमिट कर दिया और जिस एजेंसी ने सबमिट किया उसने हमारा सेंक्शन भी कर दिया और सेंक्शन करके उसने बैंक में भेज दिया। अब बैंक हमें तब तक लोन नहीं देगा, तब तक हमें लोन डिस्पर्स नहीं करेगा जब तक हम ईडीपी ट्रेनिंग नहीं करेंगे। हालांकि कोविड के दौरान ईडीपी ट्रेनिंग की जो कंडीशन थी उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई थी लास्ट ईयर, तो बैंकों ने लोन रिलीज कर दिया था बिना ईडीपी ट्रेनिंग से। लेकिन एज ऑन डेट, आज की तारीख में ईडीपी ट्रेनिंग के बिना बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो ईडीपी ट्रेनिंग पहले तो ये हमें ईडीपी ट्रेनिंग के सेंटरों में जाके ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, लेकिन अभी कोविड के बाद हमें ये ऑप्शन दी गई है कि हम घर बैठे बैठे ही इस ईडीपी ट्रेनिंग को कर सकते हैं। बहुत सी स्कीमें सब्सिडीज की हैं लेकिन उसमें ये प्रावधान ईडीपी ट्रेनिंग का नहीं होता, इसमें ये प्रावधान है। ईडीपी ट्रेनिंग में एंटरप्रेन्योर को ये सिखाया जाता है कि आप बिजनेस कैसे शुरू करें, लोन में आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, अकाउंटिंग आपको कैसे करनी चाहिए, टैक्सेशन का क्या स्ट्रक्चर है, मार्केटिंग आप कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीजें उसमें सिखाई जाती हैं। तो इसका सिंपल तरीका ईडीपी ट्रेनिंग का है, इसको आप अपने फोन पे कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने फोन पे जाके प्ले स्टोर में जाके उद्यमी ऐप डाउनलोड करनी। जैसे ही आप उद्यमी ऐप डाउनलोड करेंगे तो उस पे आप क्लिक करेंगे अपने मोबाइल पे, तो वहाँ पीएमईजीपी लोन बेनिफिशियरी एक ऑप्शन आएगी और उस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहाँ अपना फोन नंबर डालना है।
अब यहाँ तो ये गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ वही फोन नंबर डलेगा जो फोन नंबर आपने एप्लीकेशन के सबमिशन के टाइम वहां पे डाला था। जो मैंने पहले भी कहा कि अपना फोन नंबर वही डालें जो आपके पास रहे, क्योंकि उसमें बार बार OTP भी आएंगे और मैसेजेस भी एजेंसी से आते रहते हैं। तो आप अपना जैसे ही फोन नंबर डालेंगे तो वो आपके फोन पे OTP भेजेगा। OTP आप अपने मोबाइल पे डालिए और वो कंफर्म हो जाएगा। उसके साथ ही वहां पे एक ऑप्शन आ जाएगी स्टार्ट ट्रेनिंग, तो आपने उसमें क्लिक करना है। अब ये ट्रेनिंग जो है ये इसको 6-7 दिन लगते हैं, क्योंकि ये कम से कम 60 आवर की ट्रेनिंग होती है। अगर आप डेली कुछ घंटे करेंगे, 7-8 घंटे भी करेंगे, तब भी कम से कम आपका 1 हफ्ता इसमें चाहिए। और जिस दिन आपका ये मोबाइल पे आप लॉगिन ही रहेंगे इसमें, जैसे आप उद्यमी की ऐप आपने खोल दी, आपने अपना फोन नंबर का डाल के OTP आपको आ गया, तो आप उसमें लॉगिन ही रहेंगे। तो जैसे आपने 2-3 घंटे सुना आपने मोबाइल पे, फिर बाहर आ गए, फिर दोबारा उद्यमी ऐप पे जाके उसको क्लिक किया, जहां से आपने छोड़ा होगा वहां से आगे आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। तो कम से कम इसमें 60 घंटे आपको पूरे करने ही पड़ते हैं। अब आपको कंप्लीशन अगर ट्रेनिंग आपकी हो जाती है तो आपको इसमें एक ऑप्शन आती है अपलोड प्रोफाइल। तो वहां पे आपने अपना प्रोफाइल अपलोड करना होता है। वहां पे एक ऑनलाइन ही सिस्टम है कि आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, अब आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। क्योंकि ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जब तक हमारे पास नहीं होगा, जब तक हम बैंक को ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, बैंक हमें लोन डिस्पर्स नहीं करेगा। तो ये भी ऑनलाइन ही सिस्टम है कि आपको क्या करना है, ऐप में ही जाके EDP का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जनरेट करना है, या उसको लैपटॉप पे करके आप उसका प्रिंट आउट लेके बैंक को दे सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर EDP ट्रेनिंग का है, जो कि आप मोबाइल पे घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि और क्या इसमें ध्यान रखने वाली चीजें हैं EDP ट्रेनिंग में। EDP ट्रेनिंग आपकी हो गई, सर्टिफिकेट भी आपका आ गया। अब आपको ये जानना भी जरूरी है कि सब्सिडी इसमें आती कैसे है, रिलीज कैसे होती है और एडजस्ट कैसे होती है। आपने एप्लीकेशन डाल दी, सैंक्शन हो गया, बैंक को चला गया, EDP ट्रेनिंग भी आपने कर दी। नो बैंक आपको फिर लोन डिस्पर्स करेगा। जैसे ही बैंक ने आपको लोन डिस्पर्स किया तो बैंक क्लेम भेजेगा गवर्नमेंट को, जिन्होंने आपका केस सैंक्शन किया है, कि सब्सिडी जो हमें भेजी जाए। तो सब्सिडी बैंक को भेजी जाएगी। बैंक उस सब्सिडी का, मान लो किसी को 8 लाख की सब्सिडी आई, तो बैंक उस 8 लाख का अपने पास FDR बना लेगा, एक FD बना लेगा, फिक्स डिपॉजिट बना लेगा। लेकिन इस फिक्स डिपॉजिट पे बैंक आपको कोई ब्याज देगा नहीं, और ना ही उतने अमाउंट का लोन के अमाउंट पर ब्याज लगेगा। अगर मान लो अगर बैंक इसमें ब्याज दे तो ब्याज तो हमें मिलता है 6% और लोन पे लग रहा है 10%, तो हमें तो फिर भी लॉस है। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन किया है कि जितने की आपकी सब्सिडी है उसकी FDR बना दी जाएगी, उतने अमाउंट के लोन पर ना ब्याज लगेगा और ना FD पर मिलेगा। अब ये FD बैंक में कितनी देर रहेगी, ये पूरे 3 साल रहेगी। जब आपका केस सैंक्शन हुआ है तो ये 3 साल जिस दिन पूरे हो जाएंगे तो ये सब्सिडी का अमाउंट बैंक फिर स्पॉन्सरिंग एजेंसी को फिर कहेगा कि हमारा इनका 3 साल पूरा हो गया है, तो आपका इंस्पेक्शन होएगा और उसके बाद आपकी FD लोन में डाल दी जाएगी। मान लो आपका 15 लाख का लोन था और आपने 10 लाख पे कर दिया है, तो 8 लाख की आपकी FD है, तो 8 लाख आपका उसका लोन अकाउंट में डल जाएगा, तो ये सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये सब्सिडी रिलीज का और एडजस्टमेंट का इस स्कीम में मैकेनिज्म रहता है। ये सब्सिडी आके FD बनती है, 3 साल तक वो FD रहेगी, और जैसे 3 साल पूरे होते हैं वो आपके लोन अकाउंट में उसको डाल दिया जाएगा और लोन उसमें से आपका खत्म कर दिया जाएगा। अब कुछ और प्रोविजंस हैं इस स्कीम के, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि और क्या क्या हमें ध्यान रखने की जरूरत है PMAGP में। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हैं कि जब हम अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म हमने भरा, उसके साथ हमने कुछ डॉक्यूमेंट भी लगा दिए। इसके अलावा इसमें एक 60 पॉइंट कंडीशन, एक क्राइटेरिया है कि वो आपको 100 में से 60 नंबर आने चाहिए। अब ये 100 में से 60 नंबर क्या है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर दिया, आपने अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए, उसके साथ ही एक और स्क्रीन आपके ऊपर आ जाएगी, उसमें कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे। उन क्वेश्चंस के आपने
जवाब देने हैं, वो चीजें मांगेगा। हर चीज का कोई ना कोई नंबर होगा, उसमें लिखा होगा कि आपके फैमिली के डिपेंडेंट कितने हैं, उसके अलग से मार्क्स होंगे। तो बैंक से आपके रिलेशन कितने कैसा है, उसके अलग से मार्क्स होंगे। आपने रीपेमेंट पीरियड आपका कितना है, 5 साल का है, 7 साल का है, उसके आपके मार्क्स होंगे। इसके अलावा भी और उसमें 10-12 चीजें और वो पूछेगा। तो उसके सामने आपने यस नो करते जाना है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ नंबरिंग जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो आप सबमिट मत कीजिएगा प्रपोजल जब तक आपको लग रहा है कि मेरे नंबर 100 में से 60 आए ही नहीं। जब तक आपके 100 में से 60 नंबर आएंगे नहीं, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे नहीं। अब ये प्रोविजन अभी रिसेंटली ही 2 साल से ही इंट्रोड्यूस किया गया है कि उसमें पूछेगा कि क्या आप की अपनी जमीन है, तो उसका थोड़ा ज्यादा वेटेज होता है। क्या आपका लोन सीजीटी में कवर हो रहा है, तो उसके भी नंबर होते हैं। तो उस चार्ट को ध्यान से देखिएगा। अगर अपने से ना हो सके तो बेनिफिशियरी को यही सलाह रहेगी कि किसी प्रोफेशनल से इसको अप्लाई कराएं, ताकि आप उस 60 पॉइंट क्राइटेरिया को जो है वो क्वालिफाई कर सके। जब तक आपके कट ऑफ पॉइंट 60 नहीं आएंगे, तब तक आपकी एप्लीकेशन वो नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि इस प्रपोजल में प्रोजेक्ट की कॉस्ट में लैंड इंक्लूड नहीं है, लेकिन एक प्रोविजन इसमें रखा गया है कि लैंड की कीमत ठीक है, इसमें इंक्लूड नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति किराए के भवन में काम करना चाह रहा है, कोई रेंट की शॉप में काम करना चाह रहा है, तो इस स्कीम में ये प्रोविजन रखा गया है कि अगर आप चाहें तो 3 साल का किराया 3 इयर्स रेंट प्रोजेक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी इसमें एक बेनिफिट वाली बात है। जैसे पहले मैंने कहा कि लैंड की कॉस्ट जो है इसमें इंक्लूड नहीं रहेगी। अब एक इसमें नया प्रोविजन भी इंक्लूड किया गया है पीएमजीपी स्कीम में। मान लीजिए आपने 25 लाख का लोन लिया, 25 लाख का पीएमजीपी का प्रपोजल सैंक्शन करवाया, तो और आपको 5 साल आपने इसको ठीक चलाया, आपने लोन भी वापिस कर दिया। अब आप चाहते हैं कि मैं उस ही प्रोजेक्ट में कुछ एक्सटेंशन करूं, कुछ और भवन निर्माण करूं, कुछ और मशीनरी इसमें ऐड करूं। तो गवर्नमेंट ने एक नई फैसिलिटी इस स्कीम में दी है कि आप एक्सटेंशन भी इस स्कीम में अगर करेंगे, और अगर 1 करोड़ तक आप एक्सटेंशन करते हैं एग्जिस्टिंग पीएमजीपी यूनिट में, जो पहले से चल रहा हो, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो, जिसके बैंक के लोन ठीक चल रहे हो और कहीं डिफॉल्ट ना हुआ हो, तो वो व्यक्ति चाहे तो एक्सपेंशन प्लान में जा सकता है। तो जो भी एक्सपेंशन प्लान में वो जाएगा तो उसको 15% तक सब्सिडी और मिलेगी, इसके अलावा जो वो पहले ले चुका है। मान लीजिए आप 1 करोड़ के एक्सपेंशन पे जाते हैं कि मैं इसको एडिशन करना चाहता हूँ, मेरी बिल्डिंग जो है वो 50 लाख की बन रही है और इसके अलावा मेरी मशीनरी भी 50 लाख की और आएगी, तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी हमारी 1 करोड़ की। तो उसमें 15% मतलब आपका 15 लाख सब्सिडी आपको इसमें और मिल सकती है। इस स्कीम में ऐसा भी नहीं है कि सभी प्रपोजल के लिए सब्सिडी अवेलेबल है। अब कुछ नेगेटिव लिस्ट में भी इंडस्ट्रीज इसमें डाली गई हैं। नेगेटिव लिस्ट में क्या है, कोई बीड़ी का उद्योग नहीं लगा सकता, कोई शराब का उद्योग इसमें नहीं लगा सकता। कुछ ऐसी भी स्कीम्स हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ अलग से स्टेट की या सेंटर की स्कीम्स रखी हुई हैं। जैसे कोई पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता है, तो पोल्ट्री फार्म स्कीम में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि पोल्ट्री फार्म के लिए हम आपको अलग से नाबार्ड की स्कीम्स हैं। या कोई डेयरी फार्म खोलना चाहता है तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो नेगेटिव लिस्ट भी इसमें है, जो कुछ चीजें इसमें अवेलेबल नहीं भी हैं। अब इस स्कीम में कुछ चीजें ध्यान रखने वाली भी हैं, जो आपको अपने आप ही प्रिकॉशन लेनी है, क्योंकि हो सकता है कि जिस प्रोफेशनल ने आपने प्रपोजल डाला उसका काम था कि उसने प्रपोजल डाल दिया, आपको सैंक्शन आ गई, आपने बैंक से लोन ले लिया और वो घर बैठ गए। बैंक ने भी आपको लोन दे दिया, बैंक अपना बिजी हो गया। तो लेकिन अभी सब्सिडी तो नहीं आई ना, सब्सिडी तो आपकी सैंक्शन हो गई, सैंक्शन होके बैंक ने आपको लोन दे दिया। लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि क्या मेरे अकाउंट में सब्सिडी आ भी गई है, उसकी एफडी बन भी गई है कि नहीं बनी है। अगर नहीं बनी है तो वो फॉलोअप बेनिफिशियरी को ही करना है। क्यों, अगर वो डिले होगी, मान लो आपका 9,75,000 की सब्सिडी है
वो डिले हो गई, बैंक ने क्लेम नहीं भेजा, एफडी आपकी नहीं बनी, तो उसका लॉस किसको है? तो उसका लॉस बैंक को तो नहीं है, ना स्पॉन्सरिंग एजेंसी को है, ना उस प्रोफेशनल को है जिसने आपका प्रपोजल डाला था, उसका लॉस तो आपको हो रहा है। किस चीज का लॉस आपको हो रहा है? आपको इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है। 9.25 लाख की अगर एफडी बन जाती तो उतने ही 9.25 लाख के लोन के अमाउंट में तो ब्याज लगना नहीं है, और जितना आप उसे डिले करोगे उतना वो लगेगा। तो क्या प्रिकॉशंस है? स्टेप बाय स्टेप शुरू से करता हूँ। आपने एप्लीकेशन डाल दी, आपका प्रपोजल सैंक्शन हो गया, स्पॉन्सरिंग एजेंसी ने उसको बैंक में भेज दिया, आपने ईडीपी ट्रेनिंग कर ली, बैंक ने आपको लोन दे दिया। अब हम सोचते हैं कि हमारा काम हो गया, नहीं, अब यहां से तो एक्चुअल काम शुरू होगा हमारा। बैंक ने लोन दे दिया, हमने लोन ले लिया, हमने अपने काम में बिजी हो गए, बैंक अपने बिजी हो गए। अब आपने बैंक से पूछना है कि क्या मेरी एफडी सब्सिडी की आपके बैंक में आ गई है या नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो आप इसको उसकी साइट पे जाइए। अगर केवीआईसी से मेरा केस है तो आप केवीआईसी की साइट पे जाइए और वहां वो क्लेम कीजिए कि मेरा पैसा भेजिए। तो जिस दिन आपका पैसा बैंक में जब तक आता नहीं है तब तक तो आपको पूरे पूरे लोन पे ब्याज देना पड़ेगा। तो ये बेनिफिशियरी को ही ध्यान रखना है कि मेरी सब्सिडी बैंक में आके एफडी बन गई है। अब एफडी तो बन गई, चलो ठीक है, फिर जैसे 3 साल पूरे हुए तब भी हम भूल जाएंगे कि कब मेरा यूनिट सैंक्शन हुआ था। अभी सब्सिडी आके एफडी बन गई, लेकिन लोन में तो अभी डलेगी तीसरे साल के एंड में। तो ये फॉलोअप भी बेनिफिशियरी को ही करना है। तो बेनिफिशियरी को बैंक में जाना है, वहां अब तक वो मैनेजर भी चेंज हो चुका होगा, अब 3 साल हो गए आपके यूनिट को, तो आप वहां जाएंगे कि मेरा 2017 में ये केस मान लीजिए 17 में हुआ था और इसको 3 साल हो गए हैं, तो आप जो है वो मेरी सब्सिडी इसमें डालिए। किसमें डालिए? लोन अकाउंट में डालिए। तो बैंक क्या करेगा? बैंक आपका एक क्लेम भेजेगा कि हम इसकी सब्सिडी एडजस्ट करना चाहते हैं। लेकिन सब्सिडी एडजस्ट होने से पहले आपका तीसरे साल में इंस्पेक्शन होना है। इंस्पेक्शन कौन करेगा? इंस्पेक्शन आज की डेट में पहले तो खुद करते थे केवीआईसी वाले, आज केवीआईसी ने पूरे इंडिया के लिए एक एजेंसी को हायर कर रखा है, बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, वही जो है वो पूरा इंस्पेक्शन करेगी। अब 100% यूनिट्स का इंस्पेक्शन होगा, जितने भी यूनिट्स लग चुके हैं उन सब का इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन पे क्या होगा? वो आएंगे, एजेंसी वाले आपकी साइट पे आएंगे, वो देखेंगे कि आपका यूनिट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अगर आपका यूनिट वहां बंद है और आप वहां मिलते नहीं है, वहां कोई मशीनरी नहीं है, तो अपनी नेगेटिव रिपोर्ट दे देगा। अब सब्सिडी तो आपको सैंक्शन हो गई थी 3 साल पहले, बैंक में एफडी भी बन गई थी, लेकिन याद रखिए अगर इंस्पेक्शन के दौरान ये पाया जाता है कि आपका यूनिट एग्जिस्टेंस में नहीं है तो वो सब्सिडी वापिस चली जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि 3 साल तक प्रॉपर्ली यूनिट चला के उसका इंस्पेक्शन भी होना है। तो ये भी बात आप पीएमईजीपी की एक बहुत एक समस्या वाली बात कई बार हो जाती है, किसी का काम बंद हो जाता है। तो हमने खुद देखा है बहुत से यूनिटों में सब्सिडी वापस जाते भी देखी है, सब्सिडी कटती भी देखी है। तो ये सारा प्रोसेस जो है इतना आसान नहीं है। डेट्स याद रखनी है, कब मेरा सैंक्शन हुआ था, कब एफडी आई थी, कब मेरा, जब तक ये खाते बंद नहीं होते तब तक तो ये सारी जिम्मेदारी बेनिफिशियरी को ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि बैंक में तो आप ही का केस तो नहीं है ना, बैंक में तो औरों लोगों के भी केसेस हैं। बैंक को पीएमईजीपी के लिए तो बैठा नहीं है, बैंक के पास हजारों स्कीम्स हैं, कोई केसीसी की स्कीम है, दूसरी है, लोन्स का है, डिपॉजिट्स का है, बैंक तो अपने बिजी रहता है। तो ये हमें खुद ही जाके इसको फॉलोअप लेके इसमें चीजों को ध्यान में रखते हुए और इंस्पेक्शन तक प्रॉपर्ली आपका यूनिट चले और आगे भी चले, इन चीजों का आपको ध्यान इसमें जरूर रखना है। आयुष जी कोई आगे स्लाइड थी इसमें बची हुई? जी, अब हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन जी, क्योंकि मोटे मोटे तौर पर हमने इसमें डिस्कस किया कि क्या था, तो कुछ क्वेश्चन ले लिए जाएं। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने इतना डिटेल डिस्कशन किया पीएमईजीपी के ऊपर कि इसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। वुमेन्स हैं या अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट होगा, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कितने परसेंटेज आपको सब्सिडी मिल सकती है, कैपिटल सब्सिडी कितनी है आपकी इसमें। कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जो नेगेटिव लिस्ट में फॉल करते हैं, जैसे आपने कहा फार्मिंग एक्टिविटीज अगर है आपकी तो वो सब भी इसमें बैंड है, एलिजिबल नहीं है, आप उन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे।
सो कुछ ऐसे ही हमारे क्वेश्चन है जिसमें अभी हमने डिस्कस किया था आपकी स्लाइड में कि एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है कि डीपी ट्रेनिंग होती है जो हमारे बेनिफिशियरीज को या एप्लीकेंट को करनी चाहिए। तो जी कोविड के टाइम पे तो हम लोग उसको ऑनलाइन कर रहे हैं, बट क्या बैंक इसकी कोई लाइबिलिटी लेता है या कोई बेनिफिट देता है बेनिफिशियरी को कि हम अपने एंड से आपको ईडीपी ट्रेनिंग कराते हैं? नहीं नहीं, बैंक इसमें कोई नहीं देता सर। बैंक तो बिल्कुल कोऑपरेट इसमें उल्टा करता नहीं है। वो कहते हैं पहले ईडीपी सर्टिफिकेट आप लाइए, उसके बाद ही हम आपको डिस्पर्स करेंगे। तो ईडीपी अभी बहुत इजी है। गो टू प्ले स्टोर, आप ऐप डाउनलोड कीजिए और घर बैठे बैठे आप रात के टाइम में खोल लीजिए उसको, रात को देख लीजिए, दिन में देख लीजिए, और 5-6 दिन लगा के वो टाइम पूरा कर लीजिए। तो ये इट्स वेरी इजी नाउ। मतलब पहले तो होता था हमें ट्रेनिंग सेंटर में फिजिकली जाना पड़ता था और वहां अटेंडेंस लगानी पड़ती थी, फिर लोग पूरा पूरा दिन रहते नहीं थे, अटेंडेंस लगा के भाग आते थे। तो अब तो बढ़िया है कि आपके हाथ में मोबाइल है, जहां भी आप बैठो, जब भी फ्री हो तो आप उस ऐप में बटन दबाओ। एक बार आप लॉगिन हो गए तो आप लॉगिन ही रहेंगे उसमें, जब तक आप लॉग आउट अपने आप नहीं आते। तो जब भी आप उस ऐप को दबाएंगे, आपका जहां छोड़ के आए थे आप, जहां तक आपने चैप्टर सुना, उसके आगे वो इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। दिस इज वेरी गुड फैसिलिटी। कोविड ने हमें कुछ ऐसी चीजें भी दी हैं ऑनलाइन की, जैसे आज हम बैठे हैं, तो शायद हमने पहले कभी इमेजिन नहीं किया था कि मीटिंग ऐसे भी होंगी। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि ईडीपी ट्रेनिंग इज टोटली ऑनलाइन एंड इट इज ऑन योर फोन। इट्स अ गुड थिंग। ओके ओके सर, दूसरा जो आपने काफी प्रैक्टिकल इश्यूज डिस्कस करे अपने स्लाइड में प्रेजेंटेशंस में, एक प्रैक्टिकल इशू और आता है इसमें कि जब बेनिफिशियरी है या एप्लीकेंट है वो लोन के लिए जाता है बैंक के पास, तो प्रॉब्लम आती है कि कोई सिक्योरिटी की डिमांड होती है बैंक एंड से, या कोई प्राइमरी सिक्योरिटी मांगते हैं या कोलैटरल मांगते हैं। तो क्या पीएमईजीपी में ऐसा कुछ है कि आपको बिना कोलैटरल के या बिना प्राइमरी के आपको लोन अवेल नहीं होगा, या ऐसा कुछ है इसमें? मेरी तो सलाह यही रहेगी कि एप्लीकेशन जिस टाइम हम डालते हैं तो उसमें कॉलम आता है बैंक का नेम और आईएफएससी कोड। उसका मतलब है कौन से बैंक, उस वो किस लिए रखा गया है आईएफएससी कोड, क्योंकि उस बैंक को ऑटोमेटिकली सैंक्शन पे चला जाता है। तो उस जिस बैंक का आप ये डाल रहे हैं, पहले उस बैंक से वर्बल बात कर लें कि मैं स्कीम में ये केस डाल रहा हूँ, तो मेरा 25 लाख का यूनिट है, ये 10 लाख का यूनिट है, तो इसमें मैं सिक्योरिटी आप मेरे को चाहिए आपको कि नहीं चाहिए। वैसे तो 10 लाख तक तो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। 10 लाख तक के केसेस में इस स्कीम में पीएमएजीपी में 10 लाख तक कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर कोई मांगता है तो गलत मांग रहा है। 10 लाख तक कोई सिक्योरिटी नहीं है। 10 लाख से ऊपर में वो मांग सकता है, लेकिन सैंक्शन कराने से पहले ही बैंक मैनेजर से बात वर्बली कर लें। अब अवेलेबल पहले तो रिटर्न में चाहिए होता था उसका कंसेंट, लेकिन अभी ऑनलाइन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप राइटिंग में लेके आओ। लेकिन जिस भी बैंक में आप डालना चाहें तो पहले बात की हुई अच्छी लगती है, नहीं तो पहले बाद में कहेगा कि मेरे पास तो आपका केस आया है, मैंने तो आपसे बात ही नहीं की, आपने क्यों मेरे बैंक को भिजवा दिया है। जी। तो फर्स्ट टॉक टू बैंक, देन अपलोड द केस इन द पोर्टल। ओके। सो सर, क्या हमको बैंक की परमिशन पहले लेनी पड़ेगी पीएमजीपी अप्लाई करने से पहले इसमें? रिटर्न परमिशन की आवश्यकता पहले हुआ करती थी, अब रिटर्न की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ले लें तो अच्छी बात है, ना भी लें लेकिन बात करके रखें। क्योंकि ऐसा होगा जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में आप उसका आईएफएससी कोड डाल देंगे तो स्कीम केस सेंक्शन होने में हफ्ता लगता है, आजकल हफ्ता 10 दिन में केस सेंक्शन हो जाता है। तो ये ऑनलाइन ही उसके बैंक के उस पे चला जाएगा, बैंक को ऑनलाइन केस चला जाएगा। जब बैंक उसको खोलेगा तो आपका नाम देखेगा, तो अगर उससे बात आपसे नहीं की है तो शायद आपका केस वो ना भी करे। हो सकता है कि आपने पहले हमसे पूछा नहीं, बिना पूछे हमें केस आपने स्पॉन्सर्ड करवा दिया है। तो इट्स माय सजेशन, फर्स्ट टॉक टू योर बैंक मैनेजर एंड देन पुट द केस ऑन द पोर्टल। ओके सर, क्या इसमें प्राइवेट बैंक के लिए अप्रोच कर सकता है बेनिफिशियरी? नहीं, प्राइवेट बैंक्स आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन पीएमएजीपी। प्राइवेट बैंक इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके ओके जी जी सर, इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी का कोई प्रावधान है, कोई बेनिफिट है कि आपको इंटरेस्ट में कोई छूट मिलेगी? जैसे आपने एफडी में बताया था कि इतने अमाउंट से जितनी अमाउंट की आपकी सब्सिडी, आपका टर्म लोन रिड्यूस हो जाएगा तो रिड्यूस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो और कुछ इंटरेस्ट सब्सिडी है इसमें? नहीं, सब्सिडी इसमें सिर्फ कैपिटल सब्सिडी ही है, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम में नहीं है। इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए डिफरेंट स्टेट्स में है कि स्टेट्स की कोई अलग से स्कीम्स है, उसमें हो सकती है। लेकिन पीएमएजीपी स्कीम में आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट पे ही सब्सिडी है, जो बाद में ब्याज उस पे लगेगा उस पे कोई सब्सिडी नहीं है। ठीक है। ओके। सो सर, जैसे सब्सिडी होती है तो ये हमारे डायरेक्टली अकाउंट में सैंक्शन हो जाती है 3 साल बाद? जैसे 3 साल के लिए आपने बताया था कि हमारा एक एफडी रिजर्व खड़ा हो जाता है बैंक के पास, तो जैसे ही वो 3 साल मैच्योर होते हैं तो डायरेक्टली अकाउंट में आ जाती है, या उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है? नहीं सर, डायरेक्टली अपने आप को तो नहीं आएगी। शुरू में आपकी सब्सिडी आई, वो एफडी बन गई बैंक के अंदर, तो बैंक ने उसको 3 साल के लिए एफडी बना दी। वो एफडी अब 3 साल के बाद
ऑटोमेटिकली उठ के लोन अकाउंट में नहीं जाएगी। उसमें एक बहुत बड़ा प्रोविजन रहेगा पहले कि बैंक को इंटीमेट करना पड़ेगा जिस सेंशनिंग अथॉरिटी को, जिसने वो केस सेंशन किया था कि नाउ वी आर गोइंग टू एडजस्ट दिस अमाउंट, तो वो इंस्पेक्शन होगा पहले उसका। जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट एजेंसी अब हायर की है गवर्नमेंट ने, तो वो एजेंसी वाले आएंगे, आपके यूनिट का इंस्पेक्शन करेंगे। तो अगर इंस्पेक्शन रिपोर्ट फिर वो केबीआईसी को जाएगी, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है फिर वो केबीआईसी एडजस्टमेंट लेटर इशू करेगी बैंक को। उसकी अथॉरिटी मिलने के बाद ही बैंक उसको लोन में डाल पाएगा, अपनी तरफ से बैंक उसको लोन में एडजस्ट नहीं कर सकता। ओके सर, जैसे हमने अभी काफी बार जिक्र किया इंस्पेक्शन एजेंसी का, तो इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि इंस्पेक्शन एजेंसी जो है वो डिटरमाइन कैसे करती है, क्या चेकलिस्ट होती है उनके, या क्या पॉइंटर्स होते हैं कि आपकी जो यूनिट थी, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो वो 3 साल ऑपरेशनल में थी, कुछ ऐसा भी क्राइटेरिया है जिससे कि बेनिफिशियरी अपना उस चीज का बेनिफिट गवाए ना? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अब हम कहते हैं कि 3 साल यूनिट चला होना चाहिए। तो हो सकता है वो 3 साल उसने शुरू में ले लिया, 3 साल काम बंद रखा, और जब पता लगा कि अब इंस्पेक्शन होने वाला है, फिर वहां फिर से सामान रख दिया और बोर्ड वगैरह लगा दिया कि हाँ इंस्पेक्शन वाला आएगा तो उसको सब कुछ ठीक मिलेगा। तो इसके लिए वो क्या चेक करते हैं, इसके लिए जैसे मैंने कहा कि वर्किंग कैपिटल भी प्रोजेक्ट कॉस्ट का इसमें हिस्सा होता है। तो वर्किंग कैपिटल आपको बैंक किस में देगा, आपको सीसी के रूप में देगा। तो आपके वो सीसी अकाउंट की स्टेटमेंट लेंगे। जो इंस्पेक्शन एजेंसी है दैट विल ऑब्टेन द स्टेटमेंट इन 3 सालों की, वो सीसी की स्टेटमेंट लेंगे। उस सीसी की स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे कि वाकई इसमें कुछ ट्रांजैक्शन होती थी, आपने कुछ सेल परचेज करते थे, कैश में कुछ डिपॉजिट हुआ भी है। तो दैट इज द सीसी स्टेटमेंट इज द बेस। ये बहुत लोगों को अभी पता नहीं है कि बहुत लोगों की सब्सिडी जब सीसी स्टेटमेंट देखी गई तो उसमें ट्रांजैक्शन थी नहीं, ये थी तो कभी भी उसने मान लो 10 लाख की उसकी सीसी थी, तो कभी भी उसने 10 लाख की सीसी अवेल ही नहीं की, 10 लाख तक वो टच करके ही नहीं आया। वो 2-3 लाख निकालता था ब्याज के चक्कर में, ब्याज बचाने के चक्कर में, और उसने यूज नहीं की और सोचा सब्सिडी मेरे को मिल गई है। तो उन लोगों की सब्सिडी, उनका एक मैकेनिज्म है, सॉफ्टवेयर है, वो सीसी की स्टेटमेंट उसमें डालते हैं। तो वो देखते हैं कि कितनी बार ये टच हो, 10 लाख की सीसी टच हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके बेस पर वो डिटरमाइन करते हैं कि हाँ यूनिट जो है वो फंक्शनल था, अदरवाइज वो सब्सिडी इसमें काट देते हैं, प्रोपोर्शनली काट भी सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि सीसी टर्म लोन तो आपका ठीक है, आप रेगुलरली पे कर रहे हैं, तो जो भी ट्रांजैक्शन करें वो सीसी को ऑपरेट रखें, सीसी को चलाते रहें, ताकि आपका यूनिट जो है वो फंक्शनल रहे। ओके सर, कभी कभार होता क्या है कि सब्सिडी के लिए अप्लाई किया बेनिफिशियरी ने, एप्लीकेंट ने, तो सब्सिडी तो आपको मिल गई है बट फिर बैंक रिफ्यूज कर देता है लोन देने के लिए, तो उसमें क्या रेमेडी है, क्या ऑप्शन होगा? प्रैक्टिकली हमारे पास ऐसे काफी केसेस आए हैं कि हमने मान लो एसबीआई का नाम लिख दिया, 25 लाख का केस कर दिया, उस टाइम मैनेजर ने कहा चलो ठीक है मैं आपको लोन दे दूंगा, तो उसका नाम डाल दिया, केबीआईसी ने सैंक्शन करके बैंक में भेज दिया, अब सब्सिडी सैंक्शन हो गई, बैंक में चली गई। अब बेनिफिशियरी बैंक में गया तो मैनेजर ने कहा 25 लाख का लोन है, अब आप ये लेके आओ, ये लेके आओ, तो जब देखा तो उसका सिविल खराब निकल गया बंदे का, तो बैंक ने मना कर दिया मैं आपका लोन नहीं करूंगा, या कुछ और समस्या आ गई, वो सिक्योरिटी नहीं दे पाया। तो उसका समाधान ये है कि बैंक चेंज हो जाता है, केबीआईसी बैंक चेंज कर देती है, फिर आप, लेकिन आपको क्या, क्योंकि बैंक के सिस्टम में तो आपका केस सैंक्शन होके आ गया है, तो उसको बैंक में उसमें 3 कॉलम होते हैं कि वो अंडर प्रोसेस, रिजेक्टेड एंड सैंक्शन। तो आप बैंक को जाके उनको कह सकते हैं कि आप हमारा केस नहीं कर रहे हैं, तो आप उसका रिजेक्ट का बटन यहाँ दबा दीजिए। तो जैसे वो रिजेक्ट का बटन दबाएगा, वो रिवर्ट होकर दोबारा से केबीआईसी के पास केस चला जाएगा, और वहां आप उनको नए बैंक का आईएफएससी कोड दे दीजिए कि मेरा बैंक इस बैंक में भेजिए, तो बैंक चेंज हो जाएगा, वो उसको चेंज करके फिर दूसरे बैंक में भेज देंगे। ओके सर, दैट इज द प्रोसेस। ओके सर, इसमें नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि कभी कभार क्या होता है कि सब्सिडी का अमाउंट हमारा ज्यादा है कंपैरेटिवली, अगर टर्म लोन से कंपेयर करें, तो उस केस में जो सरप्लस अमाउंट होता है उसका क्या बेनिफिट मिल पाता है बेनिफिशियरी को, या उसका ट्रीटमेंट? सब्सिडी जो आपको, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 25 लाख का आपका प्रोजेक्ट था, 15 का टर्म लोन था, 10 की सीसी थी, अब 8.25 लाख उसमें सब्सिडी है, लेकिन 15 लाख का जो टर्म लोन है आप वापिस आप रीपे करते रहे, और रीपे करते करते आपने देखा कि मैं 10 लाख वापिस कर चुका हूँ, तो टर्म लोन में सिर्फ 5 लाख रह गया वापिस करने को। सब्सिडी की एफडी हमारे पास 8.25 लाख की है, तो वो 5 लाख से उसको नील कर देंगे, बचा हुआ अमाउंट आपके सीसी अकाउंट में डाल देंगे, मिलेगा बेनिफिशियरी को पूरा अमाउंट। ओके, तो बचा हुआ सीसी में चला जाएगा उसका। ओके, हाँ, सीसी में डाल देंगे। जी जी, ठीक है
सर अब इसमें हमने 25 लाख तक की तो बात कर ली कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की, फिर एक प्रावधान और है पीएमजीपी में कि आप 1 करोड़ रुपए तक भी अगर एक्सपेंशन करते हैं तो 15% की सब्सिडी आपको एडिशनल मिलती है इसमें। जी जी। तो इस केस में सर फिर से उसको फ्रेश एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी, ईडीपी ट्रेनिंग फिर से करनी पड़ेगी? फ्रेश एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी, दोबारा से ईडीपी करने की जरूरत नहीं है। उसमें ऑप्शन रहता है एक्सटेंशन का, लेकिन ये तभी होगा जब पिछला केस आपका बंद हो चुका होगा, आप सारा लोन वापस कर चुके होंगे और यूनिट आपका सेटिस्फैक्टरी चल रहा होगा, तो उसके लिए आपको फ्रेश एप्लीकेशन डालनी होगी। ओके, तो सर बैंक ऐसा नहीं कहता है कि 25 लाख तक की आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें हम इतना आपको 25% दे चुके हैं, अब आप 1 करोड़ के लिए एक्सपेंशन में जा रहे हो तो जो 75 लाख का डिफरेंस है उस पे 15% सब्सिडी मिलेगी, और जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है उस पे 15% को नहीं, 1 करोड़ का मतलब है 1 करोड़ 25 लाख, 25 तो काउंट नहीं होगा। 1 करोड़ का एक्सपेंशन मतलब टोटल 1 करोड़ का एक्सपेंशन। ओके जी जी ठीक। ओके सर, काफी इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमने अभी डिस्कस करे हैं, जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जिनमें काफी एफएक्यूज इसमें आपके साथ डिस्कस करें, काफी तो आपने स्लाइड में ही कवर कर दिए थे अपने एक्सप्लेनेशन के दौरान। एक लास्ट सवाल इसमें बचता है बस कि जैसे ट्रेडिंग एक्टिविटी को इसमें एग्जाम्प्ट रखा गया है और कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों ही कर रहा है तो क्या वो पीएमजीपी का बेनिफिट ले सकता है कि भाई मैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी कर रहा हूँ, साथ में कुछ माल ऐसा भी जो खरीद के बेचता हूँ और मैं पीएमजीपी लोन लेना चाहता हूँ, तो क्या वो बेनिफिशियरी इसमें आ सकता है? हाँ, जैसे हमने कहा कि इसको ट्रेडिंग को बाहर रखा गया है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ही इंक्लूड है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो तो माल बेचेगा भी। अब जो मैन्युफैक्चर करके बेचेगा तो ऑब्वियसली उसका तो एक कंपोजिट प्रोजेक्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग हो गया। कोई रेडीमेड गारमेंट्स बना रहा है तो रेडीमेड गारमेंट्स वो बनाएगा, रॉ मटेरियल आएगा तो सीसी तो उसमें भी होगी, वर्किंग कैपिटल भी होगी। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए कोई इसका ऐसा सेपरेशन नहीं है ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि दैट इज ए कंबाइंड प्रोजेक्ट। वो मैन्युफैक्चर ही बेचने के लिए कर रहा है, तो माल अपना बनाएगा तो उसको ट्रेड ही तो करेगा, तो ये कंपोजिट यूनिट है तो इट इज एलिजिबल। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंबाइंड इज एलिजिबल। ओके, सो थैंक यू अकरम जी, आपने एक बहुत डिटेल डिस्कशन किया, समय देने के लिए बिजनेस पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पीएमजीपी के बारे में जितने भी हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स थे कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको कितना इसमें बेनिफिट मिल सकता है और किस ग्रुप को कितना बेनिफिट मिलेगा, कौन इसमें नेगेटिव लिस्ट में फॉल करता है, वो सारे डिस्कशन करें। बैंक के पास क्या रेमेडी है आपके लिए, आपको कैसे फॉलोअप लेना है, और जितने भी हमारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स से हमने वो सब आपके साथ आज डिस्कस करें। आई होप ये सेशन हमारे सारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा हो। सो वी एंड दिस सेशन ओवर हियर, एंड जो हमारे जूम के पार्टिसिपेंट हैं वो हमारे क्वेश्चंस एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। हम ये नहीं कहते कि हम एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, बट एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में हम पूरा साथ निभाते हैं। समाधान लेके आ रहा है बिजनेस पाठशाला, जो कि रोज लगेगी मंडे टू फ्राइडे हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस पाठशाला पे। आप ज्वाइन करिए, और अगर आप नए एंटरप्रेन्योर हैं या आप एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैं तो आप अपने क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हैं और पाएंगे जवाब हमारे एक्सपर्ट द्वारा। तो ज्वाइन करिए आज ही बिजनेस पाठशाला।